इस वक्त पूरी दुनिया में जिस बड़ी खबर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, उससे जुड़ी हुई पल पल की हर अपडेट हम आपके सामने पहुंचाएंगे। पाकिस्तान में जो शांति वार्ता शुरू हुई है, अभी तक आमने सामने अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन नहीं आया है। अभी तक मुलाकातें सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ ही चल रही हैं। अमेरिका का डेलीगेशन मिल चुका है, जेडी वांस मिल चुके हैं और साथ ही साथ आपको बता दें ईरान का डेलीगेशन भी मिल चुका है। लेकिन इस बीच ईरान ने 2 शर्तें रख दी हैं और उन शर्तों के बिना वो कह रहा है बातचीत की टेबल पर नहीं आएगा। रॉयटर्स के हवाले से पहले खबर आती है कि भाई हाँ, अमेरिका जो है उसके एसेट्स को अनफ्रीज करने के लिए राजी हो गया। फिर खबरें आती हैं कि नहीं, वो राजी नहीं हुआ, यानी कि बातचीत शुरू होने से पहले ही अभी शर्तों के फेर में फंसी हुई है। इस सबके बीच में पाकिस्तान खूब वाहवाही बटोर रहा है। इस मौके को, इस लाइमलाइट को वो किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता है। लेकिन लगातार हमारी इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है कि क्या वाकई में आज बड़े दिन मिडिल ईस्ट में जो बारूद की गूंज है वो ठंडी पड़ेगी। जिस बैठक का दुनिया भर को इंतजार था, पीस टॉक की घड़ी आ चुकी है। अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद के सरेना होटल पहुंच चुका है। किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर वार्ता शुरू हो सकती है। मीटिंग से पहले अमेरिका और ईरानी डेलीगेशन ने अलग अलग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। एक तरफ ईरान अपनी शर्तों की लंबी फहरिस्त के साथ पहुंचा है, तो दूसरी ओर अमेरिका भी हॉर्मूज और ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सख्त रुख के साथ मैदान में है। ऐसे में क्या इस्लामाबाद से मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता निकलेगा? पाकिस्तान मिडिल मैन तो बन गया, लेकिन क्या पाकिस्तान की इतनी औकात है कि वो मीडिएटर बन सके? या फिर जिस तरह से हम चीन से उम्मीद करते हैं कि भाई वो अमेरिका को समझा सकता है, वो ईरान को समझा सकता है, उसका एक रुतबा है, दबदबा है, पाकिस्तान जो लिटरली अमेरिका की भीख पे पलता है, अमेरिका के इशारे पे काम करता है, क्या उसका ये रुतबा होगा? या फिर सिर्फ और सिर्फ उसने एक मिडिलमैन का काम ही किया है, जैसा कि एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने पहले से ही बताया था। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। पूरा इंटरनेशनल पैनल हमारे साथ होगा। टेरर फैक्ट्री में मुलाकात, सीज फायर पर बनेगी बात। शेड्यूल में बदलाव, सीज फायर की शर्तों पर टकराव। हॉर्मुज पर कौन झुकेगा? लेबनान में भी युद्ध रुकेगा? पीस टॉक का क्या होगा अंजाम? युद्ध विराम या महासंग्राम? मिडिल ईस्ट की जंग रोकने के लिए आतंक की फैक्ट्री को चुना गया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता का मंच सजा है। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर टिकी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डेलीगेशन की मेजबानी कर रहे हैं। इस्लामाबाद में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर को सील कर दिया गया है। इस बातचीत के सबसे अहम मुद्दों की बात करें तो उनमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और ईरान पर से सैंक्शन हटाना शामिल है। ईरान के साथ वार्ता के लिए अमेरिका की हाई प्रोफाइल टीम आज दोपहर करीब 12 बजे पाकिस्तान पहुंची है, जहां जेडी वेंस के साथ ही अमेरिकी डेलीगेशन में शामिल बाकी लोगों का रेड कारपेट वेलकम किया गया। अमेरिकी डेलीगेशन ने मीटिंग से पहले शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जहां बातचीत के एजेंडे को लेकर चर्चा की गई। इस्लामाबाद में अमेरिका की तरफ से इस वार्ता को वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस लीड कर रहे हैं। उनके साथ ही ट्रंप के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर भी इस टीम का अहम हिस्सा है। आपको बता दें, जंग से पहले विटकॉफ और कुशनर ने ही ईरान से वार्ता की थी और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इन्हीं दोनों के कहने पर ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसको लेकर ईरान आरोप लगाता रहा कि वार्ता के बीच अमेरिका ने हमला करके उसे धोखा दिया। वहीं ईरान का डेलीगेशन कल रात ही इस्लामाबाद पहुंच गया, जहां आसिम मुनीर और डिप्टी पीएम इशाक डार ने ईरानी डेलीगेशन का स्वागत किया। पाकिस्तान पहुंचने के बाद ईरानी डेलीगेशन की आसिम मुनीर के साथ मीटिंग हुई थी। ईरान की ओर से इस टॉक टेबल पर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बकर गालिबाफ अगुवाई कर रहे हैं। उसके साथ ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची
और ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बागेर जोलकदर शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान आने के दौरान ईरानी डेलीगेशन ने मिनाब स्कूल की जान गंवाने वाली बच्चियों को याद किया और अपने प्लेन से दिल को झकझोर देने वाली झलक दिखाई। प्लेन की खाली सीटों पर मिनाब ने मारी गई बच्चियों की तस्वीरें, खून से सने बैग और जूते रखे हुए थे। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करके ये इशारा दिया कि वो मिनाब के मुद्दे को भी मीटिंग में उठा सकते हैं। सीजफायर को लेकर ईरान ने अपना 10 सूत्री प्लान तैयार कर रखा है और उसकी मांग है ईरान को भविष्य में कभी हमला न करने की गारंटी मिले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल हो, उसको अपने परमाणु संवर्धन का अधिकार मिले, उस पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाया जाए, यूएनएससी में उसको लेकर प्रस्ताव वापस हो, IAEA में ईरान विरोधी प्रस्ताव को खत्म किया जाए, इस युद्ध में ईरान को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, इलाके से अमेरिकी फोर्स पूरी तरह से वापस हों, ईरान के सीज फंड को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए और लेबनान समेत सभी फ्रंट पर जंग पूरी तरह से रोकी जाए। अब अमेरिका के इन सभी शर्तों को मानने की उम्मीद कम नजर आ रही है, लेकिन अगर यह मीटिंग फेल हुई तो इससे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगेगा। पीस टॉक को लेकर शहबाज और मुनीर की सांस अटकी हुई है, क्योंकि मुनीर और शहबाज ये बखूबी जानते हैं कि अगर पाकिस्तान इस सीज फायर को कराने में कामयाब नहीं हुआ तो उनकी हालत और खराब हो सकती है। तभी तो अब शहबाज शरीफ पाकिस्तानी अवाम से इस बैठक को कामयाब कराने की दुआ मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। मैं आप सब इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, माओं, बहनों और भाइयों को दरख्वास्त करूंगा कि आप अल्लाह ताला के हजूर दुआ करें कि रब्बे जुल जलाल इन मुज़ाकरात को अपनी कमाल मेहरबानी से कामयाब फरमाए। पाकिस्तान ने जो मुसीबत मोल ली है वो इतनी मुश्किल है कि अब ना शहबाज को समझ आ रहा है कि क्या करें और ना ही मुनीर को, क्योंकि ट्रंप को खुश करने के लिए दोनों ने इस्लामाबाद में मंच तो सजा लिया, मगर अब कई मुद्दों को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बात फंस सकती है। दरअसल ईरान ने शर्त रखी है कि लेबनान पर तुरंत हमले रोके जाएं, लेकिन सवाल है क्या इजराइल रुकेगा, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान में बारूद बरसा रहा है और उसके साथ ही अमेरिका ने भी लेबनान को सीज फायर में शामिल करने से इनकार कर दिया है। वहीं अमेरिकी डेलीगेशन भी शर्तों के साथ इस्लामाबाद पहुंचा है और वो चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम पर तुरंत फुल स्टॉप लगा दे, लेकिन ईरान के इस बात पर राजी होने की उम्मीद कम नजर आती है। अब ऐसे हालात में इस मीटिंग की कामयाबी पर तलवार लटक रही है, लेकिन इस पीस टॉक का सबसे टफ टास्क लेबनान पर हमलों को रोकना होगा, क्योंकि ईरान लेबनान में हमले रुकवाने को लेकर अड़ा हुआ है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि लेबनान सीजफायर का हिस्सा नहीं है, इसीलिए वहां हमारे हमले जारी रहेंगे। इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। बेरूत समेत लेबनान के कई इलाके हवाई हमले के बाद धुआं-धुआं हो गए। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के सरकारी दफ्तर पर भी बमबारी की। आईडीएफ ने नबातियेह में सरकारी बिल्डिंग को उड़ा दिया। इस हमले में करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई। लेबनान के नबातियेह में सेना पर भी हमला हुआ। इजरायली हमले में लेबनान के 8 सैनिकों की मौत होने की खबर है। इसके साथ ही लेबनान में बीते 3 दिनों में 357 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायलों का आंकड़ा हजारों के पार है। लेबनान में इजरायल के अटैक में एक एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। इजरायल ने दावा किया कि इस एम्बुलेंस में हिजबुल्लाह के आतंकी थे, इसीलिए उसने इस एम्बुलेंस को निशाना बनाया। लेबनान के कई शहरों में इजरायली हमलों से भारी तबाही मच गई है। तो आज बड़ी खबर यही है कि क्या इस्लामाबाद की इस पीस टॉक में कोई बात बनेगी या नहीं।
क्या पाकिस्तान में वो कुव्वत है, वो अथॉरिटी है कि वाकई में वो दोनों पक्षों को सिर्फ एक वेन्यू मुहैया कराने से अलहदा दोनों को समझा बुझा सके? क्या वो एक ऐसी हैसियत रखता है, ऐसा मुल्क है? और क्या एक आतंकी मुल्क में ये पीस टॉक से हमें सक्सेसफुल होने की उम्मीदें करनी चाहिए? इस पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए। मेजर जनरल SBS अस्थाना हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ, पूर्णिमा नाथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक अमेरिका से हमारे साथ, विजय राणा वरिष्ठ पत्रकार लंदन से जुड़ रहे हैं, कार्तिक गौर स्ट्रैटेजिक एडवाइजर दुबई से हैं, और विनय शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार रूस से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा नाथ जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। अमेरिका में इस पीस टॉक को लेकर किस तरह की हलचल, कितनी उम्मीदें वहां मीडिया में हैं? क्योंकि ट्रंप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, ट्रंप के खुद के साथियों के साथ भी, वहां के मीडिया ने भी, कि इस पूरी जंग में ट्रंप कहीं से लूजर साबित हो रहे हैं, अमेरिका फंसता हुआ दिख रहा है। तो क्या आज इस पीस टॉक की टेबल पर अमेरिका के सुर बदले हुए नजर आएंगे? वहां लोकल मीडिया में क्या खबरें आ रही हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। देखिए, यहाँ पे एक ही ट्यून में सब गाना गा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प को, एक फॉक्स न्यूज़ है, लिटरली प्रेसिडेंट ट्रम्प की चेयर लीडिंग करते रहते हैं। तो इट डजेंट मैटर आप इफ यू आर लूजिंग और इफ यू आर विनिंग, इट्स ऑलवेज विनिंग। और प्रेसिडेंट ट्रम्प वुमेन रिपोर्टर से लेकर लिटरली एवरी सिंगल, इवन पॉडकास्टर्स, अगर किसी ने भी उनका थोड़ा सा निंदा कर दिया, उसका पॉलिसी की क्रिटिसाइज कर दिया, तो गए, तो उनको लेबल लगाते रहते। आपने देखा होगा टकर कार्लसन से लेकर एलेक्स जोन से लेकर मार्जरी टेलर ग्रीन, जो हमारी कांग्रेस वुमेन हुआ करती थी, शी वॉज अ चीयर लीडर फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प, शी वॉज कॉल्ड मार्जरी ट्रेटर ब्राउन। ही इज अनहिंज्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो लिटरली कह रहे कि वी हैव वन। जबकि आपको मैं दो आंकड़ा देती हूँ। ये लोकेशन कहाँ पे हो रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ पे है? ईरान के साथ। ये वाशिंगटन पे नहीं हो रही है, ये बातचीत अमेरिका में नहीं हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, कौन जा रहा है? जेडी वांस। जेडी वांस क्यों जा रहा है? बिकॉज ईरान ने स्पेसिफिकली वांस के नाम लिया है। आप मुझे बताइए, पिछले 2 बार की निगोशिएशन में जब टेबल में बैठे हुए थे, तब अमेरिका जाके बॉम्बिंग किया है? क्यों किया है? अगर आप किसी के साथ निगोशिएट कर रहे हो, डिप्लोमेटिक तरीके से आप एंगेज कर रहे हो, तो आप डील करने से पहले आप बॉम्बिंग कैसे शुरू कर सकते हो? ट्रस्ट डेफिसिट कैसे नहीं होगा? आई एम ashamed that he is my president. I'm ashamed that I voted for him. I am ashamed that I've supported him. I've campaigned for him 10 years. आज जाके यहाँ पे बात आ चुकी कि he is acting like a lunatic today. एंड मेरे जैसे लोग जो उनको सपोर्ट किए, हिंदू वोट उनके लिए लाए हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी की दूर दूर से भी नहीं दिखते थे, हमारे लिए हिंदूज हैव वोटेड फॉर रिपब्लिकन पार्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए, तो ट्रम्प ने डिसअपॉइंट किया है अपने सपोर्टर्स को भी, खराब किया, और अमेरिका का भी नाम खराब किया। ठीक है, SBS अस्थाना साहब, पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क, दुनिया भर में बदनाम है। हर बड़े से बड़ा आतंकी संगठन जो है वहीं पलता फूलता है, उसामा से लेकर सब वहीं छिपे रहते हैं और वहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे मुल्क में कैसी पीस टॉक हो रही होंगी? पहले तो सवाल यही है। अब चलिए, उसने पुल ऑफ कर भी लिया, अमेरिका के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट अगर अमेरिका को चाहिए था तो पाकिस्तान से मुफीद जगह नहीं हो सकती थी। लेकिन पाकिस्तान, आपको लगता है कि वाकई में मिडलमैन से बियॉन्ड इस पीस टॉक में मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है? इतनी हैसियत है उसकी? देखिए, जिस हिसाब से जो दोनों पक्षों में भेदभाव हैं और जो डिमांड्स में जितना वेरिएशन है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के मेडिएशन अगर वो कोशिश भी करें तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि सबसे पहले तो जो ये हुआ, ये इसी और जिस हिसाब से ट्वीट बनाकर भेजी गई शहबाज शरीफ के लिए, उसी से थोड़ा सा अंदाज़ा नज़र आता है कि जब ये लड़ाई इस मौके पे पहुंची, कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक धमकी दे डाली कि जी मैं सिविलाइजेशन ख़त्म कर दूंगा, और उन्हें पता था कि वो ये नहीं कर पाएंगे, और उस टाइम पे उन्हें एक एग्जिट रूट चाहिए था, बाहर निकलने का कोई फेस सेविंग चाहिए थी। तो फेस सेविंग के लिए बेस्ट तरीका ये था कि किसी एक को पकड़ो जो बोले कि नहीं 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 जी, आप 10-15 दिन के लिए रुक जाइए, और हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 10-15 दिन के लिए रुक जाइए, और वो मान जाएं और उनकी फेस सेविंग हो जाए। इससे उन्हें पाकिस्तान से बढ़िया इससे और कोई ऐसा कैंडिडेट मिला नहीं जो ये कर पाए। ठीक है। और पाकिस्तान ने वो करके दिखाया,
और इसका मतलब अभी वेन्यू भी हो गया है। बट नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, हर एक आदमी पीस चाहता है, हम सब भी पीस चाहते हैं, और मेरे विचार से पूरे विश्व में सभी को ये उम्मीद है कि अगर ये पीस हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे कहीं और हो, ठीक है, उससे वो रेलेवेंट नहीं है। बिल्कुल एसवी तो सुस्ताना ये साहब, हम तो एक चाहते बात हैं है। पीस हो, लेकिन सवाल यही है घूम फिर के, जो हम अभी अपने सभी पैनल्स के पास आएंगे, फिर आपके पास लौटूंगी। कार्तिक गौर भी हमारे साथ दुबई से इस वक्त जुड़े हुए हैं। कार्तिक गौर, गल्फ कंट्रीज को कितनी उम्मीद है इस पीस टॉक से? कितनी उम्मीदें वो लगाए हुए हैं, या फिर जिस तरह से ईरान का अप्रोच है, जिस तरह से पाकिस्तान की अप्रोच है कि भाई जो एक तीसरा मुल्क है उसको वो अनटचेबल, इनह्यूमन, इस तरह की बातों करता हुआ वहाँ के मंत्री जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। तो सिंसेरिटी, डेप्थ, क्रेडिबिलिटी इस पीस टॉक की बहुत ज़्यादा दिखती नहीं है। उम्मीद लगानी चाहिए? फ्रैंकली स्पीकिंग उम्मीद तो बहुत कम है, टू बी वेरी फ्रैंक। रीज़न उसकी ये है कि देखो, दो चीज़ें काफ़ी नॉन नेगोशिएबल है जहाँ पे ईरान हैज़ टू शो फ्लेक्सिबिलिटी। एक चीज़ तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चीज़ है, जीसीसी के लिए दैट इज़ नॉट इवन नेगोशिएबल कि ईरान इज़ गोइंग टू बी द स्टेक होल्डर। तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि फॉर द सेक ऑफ पीस कि ईरान वहाँ पे अड़ ना जाए। सेकेंडली, वो वहाँ से टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकता, तो दे हैव टू बी वेरी क्लियर, ईरान हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि भैया उस चीज़ पे भी वो अड़ नहीं सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ों पे वो मांग सकते हैं कि मे बी हमारे सैंक्शंस निकाल दो, या हमारे जो फंड्स फ्रीज किए हुए हैं वो आप अनफ्रीज कर दो। दोज आर नेगोशिएबल थिंग्स, बट डेफिनेटली नॉट कि भैया हम 2 मिलियन पर शिप कलेक्ट करेंगे। वो तो कोई जीसीसी कंट्री, ना ही अमेरिका, इट विल हर्ट इवन डोनाल्ड ट्रंप वेरी बैडली। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ पे मैं एक सिनर्जी देख रहा हूँ, इज द न्यूक्लियर एस्पेक्ट ऑफ इट, जहाँ पे मोर और लेस ईरान इज ऑल्सो इन सिंक के भैया हमको कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है। तो वो एक सिल्वर लाइनिंग देख रहा हूँ, बट देर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रस्ट, स्पेशली विद पाकिस्तान रोल एज वेल। तो ईरान के ऊपर एक्चुअली द स्टेक्स आर ऑन ईरान, कि वो कितना प्रैग्मेटिक बनता है, वो कितना एक बनने के लिए वो हीरो बन सकता है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे हैव बीन प्लमेटेड, देयर आर लॉट ऑफ लॉसेस विच ईरान हैज टेकन। और अगर वो एक रियलिस्टिक और होलिस्टिक अप्रोच लेगा तो एक मिडवे मिल सकता है। लेकिन अगर वो एडमेंट रहेगा कि भाई उसको अगर, लेकिन ईरान ने तो अपनी नीयत और अपनी सोच पहले से ही साफ कर दी ना। जिस तरह से वो एक पूरा का पूरा प्लेन लेकर आता है, खाली प्लेन, उस प्लेन के अंदर जो सीट्स होती हैं उस पे उन बच्चियों की जो अमेरिका इजराइल के हमले में मारे गए थे उनकी तस्वीरें, उनके बैग्स रखकर वो पूरा मीडिया में रिलीज करता है। तो ईरान ने तो बता दिया कि वो किस तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, नैरेटिव बिल्डिंग में क्या काम कर रहा है। तो ईरान के मंसूबे साफ पता चल रहे हैं। लेकिन विजय राणा जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले से खुला हुआ था भाई, बंद करा के ईरान को ये अपॉर्चुनिटी टैक्स लगाने की, टोल कलेक्ट करने की, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की, ये दी किसने? ट्रंप ने। एग्जैक्टली इस वॉर का एक ये ईरान ने जो सबसे बड़ा फायदा उठाया वो यही था कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरह से चोक कर दिया और सारी दुनिया की लाइफलाइन, ऑयल सप्लाई की लाइफलाइन उन्होंने एक तरह से ब्लॉक कर दी। अभी जो ताज़ा खबर हमें यहाँ लंदन में मिल रही है वो ये है कि इस बातचीत में अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो गया है कि ईरान के जो एसेट्स उन्होंने कतर में सीज किए थे, जिनकी कीमत लगभग $6 अरब बताई जाती है, उनको रिलीज करने के लिए तैयार है। सोर्सेज के हवाले से ये खबर है, कोई से कंफर्म करने के लिए विजय राणा तैयार जी, नहीं है। ये खबरें यहाँ भी आ रही हैं, रॉयटर्स के हवाले से जी। इन खबरों को कई जगह कोट किया जा रहा है। फिर उसके बाद एक और Exactly. खबर आती है कि नहीं, अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं करा है, फिर डिनायल आ जाता है अमेरिकी मीडिया की तरफ जी। से। आप या फिर पूर्णिमा नाथ जी अपने एंड पर चेक करके बताएं कि वहां पर क्या खबरें हैं, इसको जो अनफ्रीज करने वाला है पूर्णिमा जी। इन द मीनवाइल मैं विजय राणा जी से उनका व्यू ले रही हूँ, अगर आप चेक कर सके हमारे लिए कि वहां के लोकल मीडिया में क्या ये एसेट्स को अनफ्रीज करने की कोई खबर है। जी विजय राणा जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, और लेकिन इसके बदले में उम्मीद ये की जाती थी कि हॉर्मुज के मामले पे ईरान कुछ लचीला रुख दिखाएगा और हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है उसको खोल दिया जाएगा। लेकिन वो इतना मुश्किल काम है, वहां पे इतनी बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं कि कुछ सूत्रों के हवाले से तो ये खबर भी आ रही है कि ईरान को भी मालूम नहीं है कि उसने कहाँ कहाँ वो बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो बहुत स्पष्ट नहीं है। जहां तक दोनों पक्षों के बीच ट्रस्ट का सवाल है, तो देखिए ट्रस्ट एकदम अचानक तो आ नहीं जाए। कल तक जो लोग बुरी तरह से लड़ रहे थे आपस में, एक दूसरे के एसेट्स को नष्ट करने के लिए तैयार थे, वो अचानक पुरानी वैमनस्य को भूल करके एक साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। जहां तक पाकिस्तान के रोल का सवाल है, तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, भारत में खासतौर से नई पीढ़ी के लोग
ये बात भूल जाते हैं। और हम लोग जिन्होंने कोल्ड वॉर का युग देखा है, पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के लिए मध्यपूर्व का स्टेपिंग स्टोन रहा है, एक पायदान की भूमिका उसने निभाई है। आपको याद होगा पेशावर में उन्होंने बेस दिया था 50s में, उसके बाद सेंटो में शामिल हुआ। इनफैक्ट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार एक इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि कोल्ड वॉर को भारतीय महाद्वीप में लाने का काम पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर के किया था। तो जब भी कभी भारत अमेरिका के दृष्टिकोण की तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा भारत और पाकिस्तान के प्रति, अमेरिका को आप हमेशा पाकिस्तान के पीछे खड़े पाएंगे, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जो पाकिस्तान है वो अमेरिकी हितों की पूर्ति करता रहा है जी। और बल्कि मुझे तो कई बार आश्चर्य है, भारत को इतना ज्यादा पाकिस्तान को एम्फेसिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभा रहा है। कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका कोई योगदान है ऐसा मैं मान करके नहीं चलता हूं। जहां तक भारत का संबंध है, तो अमेरिका ने भारत को हमेशा से अविश्वास की नजरों से देखा है। 1948 में जब जवाहरलाल नेहरू गए थे तो राष्ट्रपति ट्रूमैन ने ऑफिशियल बैंक्वेट में भी बात नहीं की थी उसे सीधे मुंह, और उनको एक जो बैंक्वेट थी बिजनेसमैन के साथ कहा था कि आप इतने अरब पैसे के साथ मिलकर के यहाँ डिनर करने आए हैं प्रधानमंत्री जी, तो इस तरह से अपमानित किया था। तो जहां तक भारत पाकिस्तान और अमेरिका का संबंध है, तो हम हमेशा अमेरिका को पाकिस्तान के साथ खड़ा पाएंगे, और इसको लेकर के हमें बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी जो गंभीर अध्येता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, वो ये मानते हैं कि इस संकट में भारत की भूमिका बहुत सधी हुई भूमिका रही है और पर्दे के पीछे है, वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन भारत ने ईरान से भी बात की है, भारत ने अमेरिका से भी बात की है, भारत ने कतर से भी बात की है, भारत ने सऊदी अरेबिया से भी इस दौरान बात की है। तो भारत की राजनीति भले ही इतनी दिखावे वाली ना हो जैसे कि पाकिस्तान की है, बिहाइंड द डोर भी जो डिप्लोमेसी होती है वही सही डिप्लोमेसी होती है। ठोस और सधी हुई भूमिका रही है, और जो गंभीर चिंतक हैं वो भारत की इस भूमिका की प्रशंसा भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विजय राणा जी। हर चीज़ जो है चेस्ट थंपिंग करके नहीं होती है, खासतौर से डिप्लोमेसी में बहुत सारी बातें कही नहीं जाती हैं। बैकडोर जो टॉक्स होती हैं उनके गेट हमेशा खुले रखे जाते हैं और उसके साथ एक पेडेस्टल तैयार किया जाता है, और फिर उसके बाद जब वो एक बेस तैयार हो जाता है बिहाइंड द डोर चैनल से, और उसके बाद उस पर फिर काम होता है। तो हिंदुस्तान अभी वही काम बहुत शांति से कर रहा है, क्योंकि मकसद हमारा साफ साफ हमारे प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि ये वक्त जो है वो युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का है। हमारे साथ रूस से भी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं, विनय शुक्ला जी। विनय जी, रूस और चीन ईरान के पीछे खड़े हैं, नहीं तो ईरान इतना डटकर इतने लंबे वक्त तक खड़ा नहीं हो सकता था। ये बात पूरी दुनिया जानती है, मानती है। अब ऐसे में एक पीस टॉक में अगर रूस और चीन कहीं भी नजर नहीं आएंगे तो फिर वाकई में पीस टॉक हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की तो हैसियत है नहीं कि ईरान को कह सके भाई सुनो, तुमने मुझसे कर्जा लिया हुआ है या तुम्हारे मेरे बहुत एहसान है, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, ज़रा मेरी बात मानो, थोड़े मेरे दबाव में आओ। अमेरिका से तो आंख में ला के देख भी नहीं सकता है वो। तो पाकिस्तान किस हैसियत से वहाँ दोनों के बीच में सुलह कराएगा? रूस और चीन होते तो समझ में आता कि चीन थोड़ा ईरान को प्रेशराइज करता कि भाई खोलिए रास्ता, बात मानिए मेरी, मैं गारंटी लेता हूँ। देखिए, कल ही यहाँ एक सरकारी न्यूज एजेंसी है रिया नोवोस्टी, उसमें एक कमेंट्री आई है, उसमें ये कहा है कि आप आज सामने पाकिस्तान को देख रहे हैं पर उसके पीछे चीन खड़ा है। क्योंकि उन्होंने याद दिलाया कि जब पाकिस्तान में ये गल्फ कंट्रीज की और टर्की की जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में, वहां से उसके एकदम बाद वो लोग गए, पाकिस्तानी विदेश मंत्री चीन गए। वहां आया कि ये भाई कुछ पॉइंट्स हुए किए हैं उस पे, उसके बाद ये सब आगे बढ़ा है। क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि सिर्फ चीन है वो ईरान को ये कन्विंस कर सकता है कि आप जाइए बातचीत कीजिए। तो एक तरह से ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ दिखावा है, आगे है, पीछे चीन खड़ा है। और जहां तक रशिया का है तो वहां पे उसके हालांकि सब चाहते हैं कि शांति हो, क्योंकि पिछले सालों में गल्फ कंट्रीज के साथ चीन रशिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए हैं, इकोनॉमिक। चलिए सर, मैं आपको बीच में रोकूंगी। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर बातचीत शुरू होने से पहले ही डिरेल होती हुई नजर आ रही है। शांति वार्ता को लेकर अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। पहले रॉयटर्स के हवाले से खबर आई थी कि अमेरिका जो है एसेट्स को अनफ्रीज करने के लिए मान गया है, लेकिन
अब अमेरिका के मीडिया की तरफ से खबर आ रही है, पूर्णिमा नाथ जी और ज्यादा इसको पुख्ता कर पाएंगी क्योंकि खुद हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रही हैं पूर्णिमा जी। यहां पर सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि ईरान ने शांति वार्ता में जो 4 डिमांड रखी थी कि पहले इन पर हामी भरवाइए, उसके बाद बातचीत की टेबल पे आई टू आई बातचीत होगी, आमने सामने आके बातचीत होगी। उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा चाहिए, अमेरिका ने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा हमारे एसेट्स जो हैं उनको अनफ्रीज कर दीजिए, अमेरिका ने कहा बिल्कुल नहीं। फिर साथ ही साथ जिस तरह से अमेरिकी बेस खाड़ी देशों से हटाने की ईरान की मांग थी उसको भी अमेरिका ने खारिज कर दिया है। तो खाड़ी देशों से बेस नहीं हटेंगे, जो जब्त संपत्ति है उसको अनफ्रीज नहीं किया जाएगा। हॉर्मुज पर ईरान जो अपना कंट्रोल चाहता है, पहले नहीं था, पहले कोई इस तरह से कोई ऑफिशियल कंट्रोल नहीं था क्योंकि एक नेचुरल पैसेज है, ये सुएज कैनाल की तरह से मैनमेड पैसेज नहीं है, तो यहाँ पर कोई टोल वगैरह का प्रावधान नहीं था। तो अब अमेरिका से ईरान ने डिमांड रखी है, उसको भी खारिज कर दिया है। तो भाई जब बात शुरू होने से पहले ही डिनाई हो गई है तो ये सारा फोटो अब किस लिए था पूर्णिमा नाथ जी? जेडी वांस वहां से चलकर आ रहे हैं, ईरान की तरफ से सब लोग जा रहे हैं, भाई ये तो सबको पता था ना कि ये बातें हो रही हैं। अमेरिका ट्रैप में फंस गया क्या ईरान के? जी, मैंने पहले ही कहा है कि ये फेस सेविंग एक एग्जिट ढूंढ रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप, उनको नहीं मिल रहा था। जेडी वैंस इसीलिए गए थे कि ईरान ने पूछा है, मांगा है, वैंस का नाम स्पेसिफिकली लिया है। वो कुशनर और विटकॉफ के साथ वो डील नहीं करना चाह रहे थे। पिछले दोनों बार दे वर बॉम्बिंग राइट एट द टाइम दे वर सिटिंग, रिपोर्टेडली सिटिंग एट द निगोशिएशन टेबल। तो डिस्ट्रस्ट तो है, नेगेटिव में है अभी। पूर्णिमा जी, बात आपने पहले की, जरा मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए, अभी वहां के मीडिया को आप एक्सेस बेहतर कर पा रही होंगी, आप वॉच ज्यादा बेहतर कर पा रही होंगी, क्या वहां पर भी यही खबर आ रही है कि टॉक्स जो हैं वो डीरेल होती हुई नजर आ रही हैं? अमेरिका ने ईरान की चारों शर्तें ठुकरा दी हैं। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, अमेरिका ये कोई भी शर्त नहीं मानने वाली है। अगर नहीं मानने वाले होते पहले ही मानते। एक यहाँ पे एडेड हुआ है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज एडेड हुआ है पहले, अभी जो भी आपने पढ़ा है पहले भी था उसमें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी जेडी वैंस वहां पे क्यों गए? वो नैरेटिव कंट्रोल करने गए वहां पे, फोटो ऑप करके चेंज करके उसको यहाँ पे दिखाएंगे कि हमने युद्ध जीत लिया। दिस इज वाई जेडी वैंस वेंट। वो सिर्फ बिरयानी खाने और लिटरली चेंज करने, नैरेटिव चेंज करके अपने हाथ में लाने के लिए गए। दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू ईरान, दे आर गोइंग टू डिसीव ईरान वंस अगेन। और अरागची का बात भी आ चुके कि देयर इज नो ट्रस्ट। अगर उनको पता है ट्रस्ट नहीं है, फिर भी उन्होंने और एक बार चांस दिया। आपको नहीं लगता कि 40 डेज के बाद अगर यहाँ से अमेरिका से हमारे वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान जैसे जगह में जाके वहां पे बात कोट एंड कोट बात करने जा रहे हैं, कौन यहाँ पे जीता है कौन यहाँ पे हारा है, आपको समझ में नहीं आ रहा? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट तो यानी कि वॉर फटीक था, एग्जिट प्लान चाहिए था एसबीएस अस्थाना साहब, और वॉर फटीक था, इस वजह से ये पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी जो है वो तलाशा गया। और इस्लामाबाद से मुफीद कोई जगह नहीं हो सकती थी। इतना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जो अमेरिका के इशारे पर चले वो कहीं भी मिल नहीं सकता था। ईरान ने इस अपॉर्चुनिटी को दुनिया को एक नैरेटिव सेट करने के लिए इस्तेमाल किया, अमेरिका ने फटीग वॉर से एक ब्रेक के लिए इस्तेमाल किया। होना कुछ नहीं है। लेकिन एक थ्योरी एसबीएस अस्थाना साहब ये भी है कि भाई वो अपनी जो फोर्सेज है उनको मूवमेंट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि अगर आपको बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने हैं तो उसके लिए आपको बड़ी तादाद में फौज चाहिए, उसका फौज का बैकअप भी चाहिए, और उसको इकट्ठा करने में, लाने में अमेरिका से वक्त लगेगा। और ये वो टाइम बाइंग हो रही है क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है बातचीत फेर होगी तो बहुत मारूंगा। तो देखिए, ऐसा है कि जो फौज जमा की जा रही है या फौज का जो जमावड़ा को और बढ़ाया जा रहा है, उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स भी है। और जहाँ तक ग्राउंड ऑपरेशन की बात है, जो सिचुएशन पहले थी वही सिचुएशन अभी भी है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन बहुत मुश्किल है और कई सारी चीज़ें उसमें फैक्टर होती हैं। सबसे पहले आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लें, वहाँ पर ग्राउंड तकरीबन 13-14 ऐसे आइलैंड्स हैं जिनसे शिपिंग लेन टारगेट होती है। वहाँ से मिसाइल मार के आप शिप को रोक सकते हैं, और उस सबको कब्जा करना जो है 50-60 हज़ार सैनिकों के बस की बात नहीं है। दूसरी चीज़, जितने भी अमेरिका के युद्ध प्रोत हैं, 5th फ्लीट को अगर छोड़ दें जो पहले से मौजूद थे खाड़ी के अंदर, एक भी युद्ध प्रोत अमेरिका का पूरी लड़ाई में अंदर नहीं गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, नॉट इवन वन।
तो अभी ये एम्फीबियस शिप तो बाहर खड़े हैं, अभी अंदर घुस के सोल्जर्स को लैंड करना खर्ग में या कहीं जहां भी करना चाहते हैं, वो अभी इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अभी आप देखिए पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों में इतना जो ईरान का साइज जो है वो अफगानिस्तान से डबल साइज है। अफगानिस्तान में 20 साल लग गए, पहाड़ों के ऊपर नहीं जीत पाए, ईरान की पहाड़ियाँ और भी मुश्किल है। और उनके जो पहाड़ों के अंदर जो फोल्ड्स हैं उसमें जिस किस्म से उन्होंने बेसेस बनाए हैं, इतना आसान नहीं होगा ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। तो नहीं ये तो फिर ग्राउंड ये ऑपरेशन की ठीक है सना साहब, सच्चाई, आसान एक मिनट, आसान नहीं होगा, तो last वही पूछ रही हूँ फिर चाह क्या रहा है अमेरिका इससे, जब उसे भी पता था कि बातचीत का ये नतीजा सिर्फ तो निकलना ये नहीं है। सिर्फ ये सिर्फ ट्रंप के प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा है। जैसे उन्होंने पहले भी मैक्सिमम प्रेशर करके ये कोशिश की कि मुझे शायद बेस्ट डील मिल जाए, तो पूरी रात वो लगे रहे कि नहीं मैं अभी तो क्या कहते हैं, जैसे थैंक यू होने वाला है ईरान अगले दिन, और ये बताने के लिए कि जी अब ईरान ख़त्म होने वाला है कुछ ही 3-4 घंटे में, और उसके बाद में वो सीधा डील कर दी उन्होंने कि जी मैं तो शांति की बात करूंगा अभी। तो वही चीज़ अभी भी है कि प्रेशर बढ़ाने हैं कि भाई वो ईरान मान जाए, ईरान बातचीत की के टेबल पे बैठ जाए, क्योंकि ईरान ने बोल दिया है मैं बैठूंगा ही नहीं जब तक आप लेबनान में लड़ाई बंद नहीं करोगे और मेरे एसेट्स अनफ्रीज नहीं करोगे। तो ये अब देखने वाली बात होगी अगले 1-2 घंटे में, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये कि अगर अमेरिका ये चारों डिमांड नहीं मान रहा है तो क्या ईरान वहां बैठेगा बात करने के लिए या नहीं बैठेगा। ठीक है, तो यानी अभी तक तो शरीफ साहब से मुलाकातें हो रही हैं, मुनीर साहब से मुलाकातें हो रही हैं, वेलकम हो रहा है, लेकिन जो पूरा का पूरा होटल और जो कॉन्फ्रेंस हॉल सजाया गया है ना, तो उसमें आमने सामने लोग बैठेंगे भी कि नहीं, इसी पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। क्योंकि बातचीत से पहले ही प्री कंडीशंस जो है ईरान लगातार कह रहा था, पहुंच भी गए वहां पर, लेकिन प्री कंडीशंस जो हैं वो अमेरिका ने नहीं मानी है। अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है, अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से कोई नहीं आई है। कार्तिक गौर साहब, गल्फ कंट्रीज में किस तरह की हलचल है इस बातचीत की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, क्योंकि अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को डेंट लगा है तो वो गल्फ कंट्रीज ही हैं। बिल्कुल, डेंट तो डेफिनेटली जीसीसी को लगा है, और उन सबका एक ही माइंडसेट है कि भाई जो भी हो कंक्लूसिव होना चाहिए, तलवार सर पे लटकनी नहीं चाहिए। एंड दे ऑल आर वेरी क्लियर कि भाई अगर और करना हो तो और करो, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तो डेफिनेटली ईरान शुडंट बी हैंडलिंग इट, नाइदर शुड ईरान बी हैंडलिंग इट विथ ओमान। क्योंकि बीच में वो भी बात थी कि भाई दोनों शेयर हम लोग करेंगे। 2 मिलियन ले लेंगे, एंड इनफैक्ट ओमान इटसेल्फ हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से कि भाई ये तो एक नेचुरल स्टेट है एंड वी डोंट वांट टू गेट इनटू इट एट ऑल। तो माइंडसेट तो मानना पड़ेगा आफ्टर 42 डेज, एंड कंसिडरिंग के जीसीसी और स्पेशली अगर आप यूएई की भी देखो तो इट इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर येट। फॉर 42 डेज वी हैव डिफेंडेड आवरसेल्व्स वेरी वेल, एंड इवन आफ्टर दैट द माइंडसेट इज लाइक बॉस और करना पड़े तो और करो, लेकिन सर पे तलवार नहीं लटकनी चाहिए। लेकिन सर पे तलवार से ज्यादा कार्तिक गौर ये भी जानती है पूरी दुनिया कि अगर आज ईरान यहां पर विनर होके निकलता है, अगर अमेरिका अपने एग्जिट रूट के लिए ईरान की कुछ शर्तें मान लेता है, तो फिर गल्फ कंट्रीज का जो पूरा डायनेमिक है, जो उनका ऑर्डर है, जो सुप्रीमेसी है, वो बदल जाएगी। फिर ईरान डोमिनेट करेगा। नहीं, ईरान डोमिनेट करेगा अगर इफ होल्ड्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर सऊदी कभी नहीं चाहेगा, ईरान पे अगर सैंक्शंस निकाले जाते हैं या उनके कोई फ्रीज फंड किए हुए हैं वो उनको मिल जाते हैं, या अमेरिका अलाउज देम टू इंडिया और अदर कंट्रीज टू बाय ऑयल फ्रॉम ईरान, उससे जीसीसी को क्या फर्क पड़ता है? यूज दैट मनी फॉर रिकंस्ट्रक्शन। वो तो विन विन सिचुएशन है ना। लटकती तलवार तो तब है जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया जाता है, ट्रेड रूट्स को ब्लॉक किया जाता है, एंड ईरान हैज एनी थिंग टू डू विथ न्यूक्लियर एम्बिशंस इन फ्यूचर। अगर वो सारी चीज़ों पे मैनेज किया जाता है और एक उनको रैंप ऑफ के लिए 2-3 चीज़ दी जाती है, तो आई थिंक नेगोशिएशन में तो वही होता है, 2 बात आपकी मानेंगे, 2 बात हमारी मानेंगे। चलिए, तो लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो 4 बातें ईरान ने कही थी वो अमेरिका मानने को राजी नहीं हो रहा है। विजय शुक्ला जी, आप किस तरह की हलचल वहां रूस में महसूस कर पा रहे हैं इस वार्ता को लेकर? क्योंकि प्लेयर तो जैसे आप कह रहे हैं कि चीन बिहाइंड द डोर, पाकिस्तान सिर्फ एक मुखौटा वेन्यू है, इस पूरी वार्ता के लिए ईरान को राजी करने वाला चीन है। ऐसा नहीं है कि रूस कुछ नहीं कर रहा है, रूस भी बहुत कुछ कर रहा है। देखिए, रूस कर रहा है पर उस तरह नहीं जिस तरह का पेश किया जा रहा है, क्योंकि एक तो रूस और इस ईरान के बीच जो है सामरिक साझेदारी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और उसमें न्यूक्लियर वो नहीं है,
और दूसरा यह कि रूस वो कर रहा है जो राष्ट्रपति बाइडेन को पुतिन ने चेतावनी दी थी कि आप जो है हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को टारगेट करने में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, हम आपके विरोधियों की भी मदद इसी तरह करेंगे। तो उसका एक रिजल्ट ये भी हुआ है कि कल 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई यूक्रेन से कि रशिया के ठिकानों पर हमला करने के लिए हमारी एयर स्पेस का आप यूज ना कीजिए, क्योंकि रशिया ने कहा है कि हम भी उसी तरह करेंगे जिस तरह ईरान ने किया था। तो अब सिचुएशन काफी हो गई है और इस मामले में अमेरिका और रूस में काफी कुछ समझ बढ़ी है इस मामले में। और रूस जानता है कि चीन के अलग हित हैं और थोड़े से अलग हैं रूस के हितों से। ठीक है, तो तो रूस भी अपने इसलिए पॉइंट सेटल करने की पूरी कोशिश करेगा यहाँ पर बिल्कुल अमेरिका के साथ, और अपनी जो सुप्रीमेसी है, जो बार बार एक वर्चस्व की जो लड़ाई होती है जिसमें अमेरिका, रूस, चीन कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहते, और इस नए बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में हिंदुस्तान, जापान सभी जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप ही क्यों रहेंगे, हम भी तो टॉप 3 में आ सकते हैं, हमारे पास पैसा है, ताकत है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी हेजेमनी चलने वाली है अमेरिका की तरह से। तो बहरहाल विजय राणा जी, अब जो खबरें मेरे पास आ रही हैं, जो मैं यहाँ पर फॉलो कर पा रही हूँ आप लोगों से बातचीत करते करते, लग नहीं रहा बात बनेगी। और क्या वाकई में बात बनने के लिए वार्ता नहीं हो रही थी? नहीं, मेरे ख्याल तो ये है कि अमेरिका को जो कुछ करना था वो उन्होंने कर लिया। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि अमेरिका को ईरान में नहीं होने वाली थी। ईरान ने भी दिखा दिया कि वो कोई ऐसा छोटा मोटा देश नहीं है और वो भी मुकाबला कर सकता है और आपको इस इलाके में फंसा के रख सकता है। तो अमेरिका शायद किसी तरह का डिसएंगेजमेंट चाहता है, लेकिन जो जमीन पर बिसात बिछी है वो इतनी मुश्किल है कि उसमें अपनी प्रेस्टीज गंवाए बिना आप एक दूसरे को कुछ ना कुछ देने की स्थिति में नहीं है। तो यदि अमेरिका शांति चाहता है और यहाँ से निकलना चाहता है तो उसे ईरान को कुछ ना कुछ जरूर देना होगा। इसके अलावा जो हमें एक और चीज नहीं भूलना चाहिए, एक बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है लेबनान। आज भी हिजबुल्ला जो है, हिजबुल्ला ने आज भी रॉकेट फायर किए हैं इसराइल के भीतर। कोई एक रॉकेट तो दक्षिणी इसराइल तक भी पहुंच गया है और जिसका बदला इसराइल जरूर लेगा। तो इसराइल को रेस्ट्रेन करना वो शायद अमेरिका अंदर से भी नहीं चाहता और इस बारे में अमेरिका ने कोई कमिटमेंट भी लेकिन नहीं विजय किया राणा है। जी, क्या यही बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया इसराइल का। आई वाज मिसिंग दिस पॉइंट कि इसराइल चाहता ही नहीं है कि ये जंग रुके, और इसराइल ने ही अमेरिका को फंसा के रखा हुआ है। जी, ये बात सही है, बिल्कुल क्योंकि देखिए ये जो बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसराइल ही सारी समस्या की जड़ है। इसराइल के अस्तित्व को मान्यता न देने के कारण ही ये सारी समस्या पिछले 70-80 वर्षों से दुनिया भर को एक तरह से प्लेग की तरह खाती रही है। तो इसराइल के तो अस्तित्व का सवाल है। यदि सारी स्थिति को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाए और अमेरिका यहाँ से वापस लौट जाए तो लगेगा कि अमेरिका ने एक तरह से उल्टे पांव वापसी की है और अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो इसराइल का जो मुद्दा है वह तो मूल मुद्दा है अरब देशों के बीच। यदि अरब देश ये मान्यता कर ले, मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि अरब देशों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो इसराइल के अस्तित्व को मान्यता दें और इसराइल की सुरक्षा की गारंटी दें, तब मध्य पूर्व की सारी समस्या का ही समाधान हो जाता है। तो इस तरह की चीजें शायद भविष्य में ना हो, लेकिन लेकिन वहां फिलहाल धार्मिक, ऐसा नहीं वहां लगता पे कि अभी होने वाला विजय है। राणा जी, वहां धार्मिक कारण भी तो है ना, वो तो उनके वजूद को ही नहीं मानते वहां तो। अब जी, रिलीजन भी आ जाता है ना फिर बीच में। वहां पर सीधी सीधी बात जो है एक मुल्क को मान्यता देने की नहीं है, वहां पर पूरी की पूरी सोच जो है वो फिर रिलीजियस एस्पेक्ट्स पे आके चली जी, जाती है। जी, जी, मेजर जी। जनरल एसबीएस अस्थाना साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगी मिलिट्री के लिहाज से भी कि भाई अगर एक जंग में आप जाते हैं तो आप उससे डिसएंगेजमेंट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के बाद, या फिर हारने के बाद कैजुअलिटीज को देख के कि भाई इट्स नॉट वर्थ फाइटिंग। तो यहाँ पर ट्रंप साहब अगर डिसएंगेजमेंट करेंगे तो जीत का सेहरा कैसे बांधेंगे अपने ऊपर, कैसे पीठ थपथपा के ले जाएंगे? जो हॉर्मुज खुला हुआ था उसे आपने बंद करा दिया, जिसपे कभी ईरान का होल्ड नहीं था वहां पे ईरान अब अपना दावा ठोकने लग गया। आपकी जो सुप्रीमेसी थी दुनिया में कि अमेरिका इज अ बिग डैडी, आपकी हेजमनी, उसको ब्रेक करवा दिया आपने। ना नाटो सुन रहा है, ना यूरोपीय यूनियन सुन रहा है। तो भाई ट्रंप जब लॉट एग्जिट प्लान भी हम कह रहे हैं कि चलिए तलाश रहे हैं, तो एग्जिट प्लान में भी तो कुछ तो लेके जाएंगे ना दुनिया को दिखाने के लिए मैंने ये लिया। देखिए, वही उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि उन्होंने एंड स्टेट और एग्जिट प्लान इसके बारे में नहीं सोचा लड़ाई के टाइम में जब शुरू की थी, और उसी के कारण अभी
उसको लड़ाई को बंद करना मुश्किल हो रहा है उनके लिए। खोल तो दिया उन्होंने, लेकिन बंद करना मुश्किल हो रहा है। और जैसा कि आपने बताया, मैं उसी को थोड़ा सा और तरीके से समझाऊंगा कि देखिए, जो लड़ाई के अंदर जो भी एम लेके वो चले थे, रिजीम चेंज नहीं हुई, सरेंडर, टोटल सरेंडर ऑफ ईरान नहीं हुआ, आपने उनकी ताकत जरूर कम करी, डिग्रेडेशन यस हो गया, काफ़ी हद तक डिग्रेडेशन हुआ ईरान का, कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन इसकी एक ये, इसको हम बोलते हैं टैक्टिकल विक्ट्री हुई है और स्ट्रेटेजिक हार हो गई। क्यों स्ट्रेटेजिक हार हो गई? नाटो आपके साथ अलग थलग पड़ गया, नाटो के साथ आपका कोई सामंजस्य नहीं हुआ, ये बात पूरे विश्व को पता चल गई। नंबर 2, चीन को एडवांटेज मिल गया, आपने अपना इतना सब कुछ गंवा दिया, इतनी रेपुटेशन गंवा दी, रेपुटेशनल लॉस कितना हुआ है वो भी बहुत बड़ा लॉस है। True. उसके बाद भरोसा पूरे विश्व में आज की डेट में कोई अमेरिका के ऊपर कर ही नहीं सकता। झूठ, आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, और झूठ पर झूठ बोलने के बाद में अभी मैं, जहाँ तक आपने सवाल पूछा था, ट्रम्प साहब तो अपने आप अभी भी बोल देंगे जी मैं जीत गया, और सारी दुनिया को बोलते रहेंगे, हालांकि पूरी दुनिया में कोई मानेगा नहीं कि वो जीत गए, लेकिन वो बोलते रहेंगे कि मैं जीत गया हूँ। तो उनके क्लेम करने की बात नहीं है, लेकिन पूरा वर्ल्ड जो रिकॉग्नाइज करेगा वो तो ये है कि आज की डेट में देयर इज नो फ्रेंड ऑफ अमेरिका अदर देन इजराइल, देयर इज नोबडी हु कैन बिलीव अमेरिका, देयर इज नोबडी हु कैन बिलीव प्रेसिडेंट ट्रम्प, एंड अंडर दी सर्कमस्टांसेस चाइना हैज गॉट, जो बिग पावर कंपटीशन होता है ना, जिसे हम स्ट्रेटेजिक कंपटीशन कहते हैं, उसमें चाइना हैज अपर एज। अभी इतने दुनिया भर के सर्वे हो रहे हैं जिसमें सब बोल रहे हैं द वर्ल्ड हैज गॉट मोर फेथ ऑन चाइना नाउ, एज ऑफ नाउ। सो दिस इज द वे, द होल, आपने पूरा का पूरा गेम पलट दिया कि जो आप सुपर पावर थे, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं जो बिग पावर कंपटीशन में या कोल्ड वॉर 2.0 में, वो आपके सुपर, उनको आपने बिल्कुल, साउथ चाइना सी में अभी आप कुछ नहीं कर सकते। सर, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें बची। बड़े दिलचस्प तरीके से कहा गया था, उसमें चाइना में जिनपिंग की तस्वीर थी और उसमें कहा गया था, ट्रम्प की तस्वीर पीछे बैकग्राउंड में सिलुएट था, और उसमें कहा गया था कि भाई अगर आपका दुश्मन गलती कर रहा हो ना, तो चुपचाप से बैठकर उसे गलती पे गलती अच्छे से करने देनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको जाके हेड ऑन बिल्कुल, उससे बिल्कुल। लड़ने की जरूरत है, और वही हुआ है। चीन साइड में बैठ के आराम से देखता रहा, सपोर्ट करता रहा ईरान को, ज्यादा ना बयानबाजी की, ना खुलकर सामने आया, ना उसने कहा मुझे पीस टॉक भी नहीं करानी। और आप देखिए कि यहां पर अमेरिका की जो सुप्रीमेसी थी दुनिया में कैसे फिजल आउट होती हुई नजर आई है। पुण्यमनाथ जी, भाई किस मुंह से घर वापस आएंगे? सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन यहाँ तो 42 दिन बाद अगर लौटेंगे तो किस मुंह से लौटेंगे? और सऊदी क्या लौटने देगा? एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है, उसमें स्पेसिफिकली उनको क्वेश्चन किया गया था कि आप ईरान से क्या चाहते हो और क्या आपको चाहिए था। उन्होंने बोला आई वांट टू टेक द ऑयल एंड कीप द ऑयल एंड मेक मनी। ये कॉलोनियलिज्म नहीं तो है क्या? मुझे नहीं समझ आती है। दिस इज ए लूटिंग गेम एंड ए ग्रीडी लस्टी मेंटालिटी को दिखाता है। दिस इज समथिंग दैट आई एम ऑल्सो अशेम्ड टू से इन लाइव टीवी इन इंडिया। मैं आपको बताती हूँ, एट द एंड ऑफ द डे, आपको याद है पहले दिन जब बॉम्बिंग किया था February 28, 2 घंटे के बाद उन्होंने ये बताया था कि दिस इज फ्रीडम ऑफ इरानियन पीपल। सेकेंड डे आते आते वो बोला था इट वाज एलिमिनेशन ऑफ इरानियन लीडरशिप। थर्ड डे आते आते वो दैट बिकेम एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अच्छा, मुझे आप बताइए, आज 40 डेज के बाद ये जो पीस टॉक की जो ढोंग हो रहा है, नाटक हो रहा है यहाँ पे, आपने कभी सुना है फ्रीडम ऑफ इरानियन पीपल की? आज कहाँ गए वो जो कोट एंड कोट बोल रहे थे, वी आर कमिंग और वी आर कमिंग टू हेल्प यू, सपोर्ट यू, फ्री यू। उसके ये अगर कभी ये सुना है वेस्टर्न कंट्री से, वी आर कमिंग टू फ्री यू, सपोर्ट यू एंड गिव यू फ्रीडम, भागो, दूर भागो। जितना कार्तिक गौड़ साहब से भी जरा बात कर लेती हूँ। कार्तिक गौड़ साहब, अमेरिका ने फंसवा दिया आपको, मतलब जीसीसी कंट्रीज की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, सुरक्षा तो भूल जाइए, मतलब आफत और गले पड़वा दी है। वो दुबई, वो यूएई, वो कतर, बहरीन, जिसको अनटचेबल माना जाता था कि भाई यहाँ पर जिंदगी अपनी एक रफ्तार से चलती है, किसी के घर में कुछ भी जाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। नहीं, यहाँ पे तो सारे लोग ही फंस गए हैं, तो बात वही है, मैं जो आपको पहले कह रहा था कि अभी माइंडसेट ये है कि भाई फंसे तो है, लेकिन तलवार लटकती नहीं चाहिए कि भाई 6 महीने बाद वापस फंस सकते हैं या 1 साल बाद वापस फंस सकते हैं।
तो अभी अगर ऑपरेशन शुरू हुआ है तो या तो इसको कंक्लूसिवली खत्म करो या कार्तिक तो गौर जी, ब्रिंग कंक्लूसिव ईरान। क्या होगा? कंक्लूसिव क्या होगा? चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि जीसीसी कंट्रीज के लिए, अमेरिका के लिए कंक्लूजन क्या होगा? खamenei साहब को आपने खत्म कर दिया, टॉप रिजीम को खत्म कर दी, उनके पास तो अगले, जिसे कहते हैं आप मारते जाइए, उनके पास नई रिजीम तैयार है, और अगर वो भी खत्म हो जाए तो IRGC तैयार है, तो वो भी नहीं हो रहा। स्टेट ऑफ हॉर्मूज पहले खुला हुआ था, बंद किसने करवाया? इस जंग ने। आपको न्यूक्लियर तो एनरिचमेंट आज के टाइम जो में है, अगर यूरेनियम, वो पूछो, निकालना था, वो आप निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके बंकर बस्टर बम जो हैं, जिस तरह से जितना डीप जाके उन्होंने छुपाए हैं, वहां तक उसको भेद नहीं पाते हैं। 60 मीटर शायद इस तरह का उसका एक रेंज होता है, और वो बहुत ज्यादा 500 मीटर पर जाकर उन्होंने बनाए हुए हैं। बहुत अक्लमंदी के साथ काम किया उन्होंने, तो फिर वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई आप कह रहे हैं ये तलवार कैसे लटकी हुई कैसे हटेगी? बताइए, ईरान को पूरा बम ब्लास्ट करके खत्म कर दें, अगर इतना बड़ा बम डालेंगे तो जीसीसी कंट्रीज पर भी असर आएगा, क्या करें? नहीं, बिल्कुल। सी, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट इट इज अ कैच 22 सिचुएशन एंड देयर इज नो इजी सॉल्यूशन। लेकिन एक जो प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन आज के टाइम में दिख रहा है, विच वुड बी एक्सेप्टेबल और मिनिमम एक्सेप्टेबल टू जीसीसी, इज के भाई स्टेट ऑफ हॉर्मूज कैन नॉट बी अंडर ईरान कंट्रोल एंड ईरान शुड नॉट हैव एनी न्यूक्लियर एम्बिशन। ओके, ऑफ रैम्प के लिए आप उनको सैंक्शंस उसके अनफ्रीज कर दो, पैसे इनफ्रीज कर दो, सैंक्शंस हटा दो, बट समवेयर डाउन द लाइन ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्स इट्स बेटर टू गो ऑन विथ द वॉर। ठीक है विजय राणा जी, भाई ये पाकिस्तान किस तरह की मतलब पीस टॉक करा रहा है? जो एक पार्टनर था इजराइल, उसको गाली देता हुआ ट्वीट कर दिया, फिर बाद में नेतन्याहू ने डांट लगाई तो डिलीट कर दिया, और अब मेरे पास जो खबर आ रही है वो ये कि शरीफ साहब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जेडी वांस के साथ वीडियो और फोटो शेयर की है मुलाकात की। ईरान डेलीगेशन से वो पहले मिले थे, जबकि उनकी कोई फोटो या कोई भी बातचीत जो है वो शेयर नहीं की है। तो भाई आप पार्टीज में भेदभाव कर रहे हैं, आपकी नीयत ऐसी है कि भाई आप उनके बस, जिसे कहते हैं ना, गुलाम है, जैसा वो कह रहा है यस बॉस करके आप ये काम कर रहे हैं, तो फिर खाक मीडिएशन होगा, खाक पीस आएगी। विजय राणा जी, देखिए, मुझे तो लगता है कि एक वेन्यू प्रोवाइड करने के अलावा और एक का संदेश दूसरे पक्ष तक पहुंचाने के अलावा पाकिस्तान की इन शांति वार्ताओं में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। केवल यह है कि एक जगह उन्होंने प्रोवाइड कर दी है और आपका संदेश इस कमरे से हम उस कमरे पहुंचा देंगे, वहां से वहां पहुंचा देंगे। तो ये पाकिस्तान की स्थिति है, और कुल मिलाकर के पाकिस्तान से कोई बहुत उम्मीद मुझे लगता है ईरान को भी नहीं है, क्योंकि ईरान भी कोई बहुत विश्वास की नजर से पाकिस्तान को ऐतिहासिक रूप से नहीं देखता। और अमेरिका का तो आपने देखा ही, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले दिनों उनसे पूछा था भाई आप पाकिस्तान को इतना पसंद क्यों करते हैं, तो उनका जवाब था कि आई लाइक टू बी इन द कंपनी ऑफ लूजर्स बिकॉज आई फील बेटर। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि दोनों पक्षों की नज़र में पाकिस्तान की हैसियत क्या है। चलिए, और सर कहा जाता है ना कि जैसी संगत होती है आप वैसे ही बनते चले जाते हैं, तो शायद अमेरिका की जो संगत है ना, जिन लोगों के साथ उठना बैठना है, जिनको वो लंच करा रहा है, तो आजकल उसी टाइप की उसकी संगत भी हो गई है और नियत भी हो गई। बहरहाल आप सभी आपने, और मुझे तो देखिए, मैं सोचा कोई भी दुनिया का कोई भी बड़ा राजनेता ऐसी स्थिति में भारत को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ अपनी विदेश नीति को ले जाना चाहेगा, यही अपने आप में बड़ी पजल करने वाली और बड़ी बेवकूफी की बात में एक और बेवकूफी की बात की तस्वीर सामने आ गई है। अब इस पे वक्त का मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बता देती हूँ कि पहले तो नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप को नॉमिनेट करा था शरीफ साहब और मुनीर साहब ने। अब वहाँ की आवाम कह रही है भाई पीस टॉक के लिए वेन्यू तो दे दिया, बैंक्वेट हॉल मुहैया करा दिया, अब एक काम करो मुनीर साहब को नोबेल प्राइज दे दो। अब ट्रंप लेने देंगे कि नहीं, अब बात की बात है। खैर, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में एक लाइन कहना चलिए बोल दीजिए। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अगर कोई दुनिया की कोई भी लोग अगर बोले कि उनके ऊपर ईरान की हक नहीं था, तो कोई क्वेश्चन नहीं कुछ पूछ रहा है कि अमेरिका का हक था ईरान के ऊपर बम मारने के लिए, कोई अमेरिका को क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन ईरान नहीं पूर्णिमा जी, दुनिया बदली है इस बार। सबने अमेरिका को एक बार नहीं बहुत रोज क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन करती हैं हमारे शो में आके, हमारे सारे पैनलिस्ट क्वेश्चन करते हैं। अमेरिका की हेजमनी तो यहाँ पर टूटी है, इस जंग ने और कुछ किया ना किया हो, लेकिन अमेरिका से सवाल जितने कड़े पूछे गए हों, और सिर्फ यहाँ ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में नहीं, अमेरिका में खुद में बीच जंग में यूजुअली आप सपोर्ट करते हैं अपनी सरकार को, लेकिन जितना क्रिटिसिज्म वहां मिला है ट्रंप को, उनकी जो रेटिंग डाउन हुई है वो सारी दुनिया के सामने। बहरहाल आप इस सभी चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।